में आपने ये प्रोग्राम करा होगा, आमना ने जो शेयर भी किया था। एक बार इसको दोबारा से एक बार एक नज़र देख लेते हैं ताकि फिर आगे समझने में आसानी होगी। दिस इज अ सिंपल पॉइंट क्लास। इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक कंस्ट्रक्टर है विच इज अ नोअर कंस्ट्रक्टर। ये इनिशियलाइज 0 0 पे कर रहा है, राइट, यानी आपका ओरिजिन पे इनिशियलाइज कर रहा है पॉइंट को, यानी कोई पॉइंट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके तो वो ओरिजिन को पॉइंट करेगा, राइट। सिमिलरली दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरराइडिंग हम समझते हैं, राइट। पेरेंट क्लास में कोई मेथड है, उसकी डिफिनेशन को चाइल्ड क्लास में हमने चेंज कर दिया ताकि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को रिफर किया जाए तो जो मेथड का डिस्पैच जाएगा वो डायनेमिकली चाइल्ड क्लास पे जाएगा, ठीक है, न्यू डिफिनेशन पे जाएगा, राइट। उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि मेथड का नाम सेम है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है, पैरामीटर में चेंजेस होंगे उसमें। ओवरराइडिंग में पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर किसी मेथड को आप पेरेंट क्लास से ओवरराइड कर रहे हैं यानी उसकी डिफिनेशन को चेंज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सिग्नेचर वही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप एक मेथड को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोड कर रहे हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, ये मेथड जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है इनको ओरिजिन को पॉइंट करा रहा है। ये क्या कर रहा है, जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज को जो आप सप्लाई कर रहे हैं आपका पॉइंट उसको ले रहा है, राइट, चेंज हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और यहाँ पे चूंकि कंस्ट्रक्टर है तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो वी हैव गॉट दिस पॉइंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है। मेथड ओवरलोडिंग का फिर से देख लेंगे किसी क्लास में, ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट है। फिर आपके गेटर सेटर मेथड्स हैं एक्स और वाई के लिए, और यहाँ पे एक प्रिंट कोऑर्डिनेट मेथड हमने यूज करा था ब्रैकेट में एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। जैसे 2 और 3 एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो एक ब्रैकेट बनेगा 2, 3 ब्रैकेट क्लोज, ऐसा प्रिंट होकर के आपके पास आएगा, राइट। ये हो गया आपका पॉइंट क्लास। फिर आते हैं लाइन क्लास पे। लाइन क्लास इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉइंट्स, यहाँ कंपोजिशन यूज हो रहा है, राइट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इनहेरिटेंस नहीं है, इसको क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन। इनहेरिटेंस और कंपोजिशन दोनों क्या है, रीयूजेबिलिटी के मैकेनिज्म है। इनहेरिटेंस से भी आप कोड को रीयूज करते हैं, कंपोजिशन से भी कोड को रीयूज करते हैं। एक रूल है जो कहता है प्रीफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मली क्या होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेस्ट फिट इनहेरिटेंस है या बेस्ट फिट कंपोजिशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट और पॉइंट 3D के केस में बेस्ट फिट जो था वो क्या था, पॉइंट और पॉइंट 3D के केस में बेस्ट फिट क्या था, इनहेरिटेंस था। पॉइंट का मतलब 2 डायमेंशनल पॉइंट, और पॉइंट 3D ऑलरेडी 2 डायमेंशन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आप इनिशियलाइज कर चुके हैं, थर्ड को करना है, एक कंपोनेंट z आपको ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर से कोई चीज इनहेरिट करके ले रहे हैं और उसमें कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो बेस्ट फिट जो था वो इनहेरिटेंस था। अब यहाँ इस केस के लाइन के केस में क्या कर रहे हैं हम, we define a line such a way that a line is constructed of or is constituted of 2 points, the start point and the end point, ठीक है। ये लाइन इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो आप अगर उसको सेंटेंस बोलेंगे ना तो सेंटेंस से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेस्ट फिट हो रहा है। अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉइंट्स, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो इसका मतलब जहां कंपोज्ड ऑफ 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट के ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब पॉइंट क्लास को हम यहाँ रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ रीयूज करने का तरीका चेंज हो गया। इसमें भी देखिए कंस्ट्रक्टर जो आपने बनाया है, लाइन एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें 2 पॉइंट ले रहा है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और दिस डॉट स्टार्ट पॉइंट को जो पॉइंट सप्लाई हो रहा है उससे आपने स्टार्ट पॉइंट से असाइन कर दिया। सिमिलरली दिस डॉट एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से असाइन कर दिया। फिर आपके गेटर एंड सेटर मेथड्स हैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए, और जिस तरह से पॉइंट में आपने प्रिंट पॉइंट करा था वैसे आपने प्रिंट कोऑर्डिनेट्स करा था वैसे आपने प्रिंट लाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एक लाइन के 2 पॉइंट हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो पहले ब्रैकेट शुरू होगा, स्टार्ट पॉइंट का एक्स और वाई कॉमा सेपरेट करके प्रिंट हो जाएगा, यानी कॉमा 3, 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 5, 8
ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, करेक्ट? ठीक है, ये करके आपने देखा भी होगा लैब में। तो यानी पॉइंट से हमने लाइन कंपोज किया और फिर क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल को लाइन से कंपोज कर रहे हैं। ट्राइंगल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लाइंस। यहां भी कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, 3 लाइन ले रहा है, L1, L2 एंड L3, ठीक है? और आपने तीनों लाइन को इनिशियलाइज कर दिया, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जिस लाइन से आप पास कर रहे हैं पैरामीटर में, करेक्ट? गेटर एंड सेटर से लाइंस के। फिर सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल को प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब आप तीनों लाइन को प्रिंट कर रहे हैं, और 3 लाइन को प्रिंट करने के बाद का मतलब है हर लाइन के स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये कोड यहाँ पे लिखा। अब ये कोड अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स हो गया है, दिख रहा है ना, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ और तरीका सोचते हैं, ठीक है? टेस्ट पॉइंट में इन्होंने क्या करा था, टेस्ट पॉइंट में देखिए इन्होंने पहले पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया P1, P3 एंड P4, और उसके बाद P1, P3 से पहली लाइन बनाई, P3, P4 से दूसरी लाइन बनाई, P1, P4 से तीसरी लाइन बनाई, फिर ट्राइंगल में ये तीनों लाइन पास कर दी तो ट्राइंगल बन गया, करेक्ट? फिर उन्होंने L1 को प्रिंट करा तो L1 के प्रिंट लाइन कर लिया, L2 के प्रिंट लाइन कर लिया, L3 के प्रिंट लाइन कर लिया, तो सारे कोऑर्डिनेट्स L1, L2, L3 के प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह आप ट्राइंगल के प्रिंट ट्राइंगल अगर करेंगे तो इकट्ठे एक ही फंक्शन के अंदर से सारे प्रिंट होंगे, है ना? ये करके देखा था ना आप लोगों ने लैब में, ठीक है? अब हम वापस चलते हैं पॉइंट क्लास के पास। जब हमारे पास पॉइंट क्लास था और पॉइंट 3D क्लास था तो क्या कह रहे थे, पॉइंट 3D एक्सटेंड्स पॉइंट, एक क्लियर रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का एस्टेब्लिश था। अभी हम पॉइंट 3D की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट क्लास हमारे पास है। डस पॉइंट क्लास एक्सटेंड्स एनी क्लास? Normally we see that point class is not derived from any other class, but this is not true. When a class is not derived from any other class, as it appears, जैसे कि यहाँ कोड में अपेयर हो रहा है कि आपने extend कीवर्ड यूज नहीं करा है, then it automatically is derived from the object class with capital O. यानी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, extends object, ठीक है? आपके कोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? वेरीफाई करना चाहे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हमने नहीं लिखा होता कोड, सिंपली पॉइंट क्लास है, फाइन। हम जा रहे हैं टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर। P1 आपने एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, P1 डॉट ऑपरेटर प्रेस करके कंट्रोल स्पेस, अपने आप ही लिस्ट हो जाएगी सारे मेथड जो आप कॉल कर सकते हैं। आप देखिए गेट एक्स मेथड किसका है, पॉइंट क्लास का है, टू गेट द एक्स कोऑर्डिनेट। गेट वाई पॉइंट क्लास का मेथड है, प्रिंट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्लास का मेथड है, सेट एक्स सेट वाई पॉइंट क्लास के मेथड्स हैं। लेकिन इन मेथड्स के अलावा भी आप बहुत सारे मेथड देख रहे हैं, लाइक इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। फिर देखिए नीचे एक टू स्ट्रिंग मेथड है, वेट, वेट का ओवरलोडेड मेथड यानी सेकंड वेट मेथड, जिसमें कुछ पैरामीटर पास हो रहा है, पहले में कुछ भी नहीं पास हो रहा था, सेकंड में कुछ पैरामीटर पास हो रहा है। और ये भी वेट का एक तीसरा ओवरलोडेड मेथड जिसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो ये मेथड फिर कहां से आ रहे हैं? ये आपको बताया कि अगर कोई क्लास किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करिए कि वो ऑब्जेक्ट क्लास को इम्प्लिसिटली एक्सटेंड कर रहा है, यानी कोड कंपाइल होते वक्त एक्सटेंड ऑब्जेक्ट अपने आप लग गया। तो ये मेथड जो आ रहे हैं बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं, ठीक है? फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू न्यू, बन गया। अब इस obj में देखिए obj डॉट डॉट, वही सारे मेथड दिख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मेथड थे पॉइंट क्लास के अंदर, इससे को रिफर कर सकते हैं आप, ये करें, हाँ रिफर कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, उसकी वजह बताऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है? कास्ट भी कर सकते हैं, कास्ट करने से कौन रोकता है आपको? भाई आप ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट लिखे, कास्ट कर लीजिए, क्या मसला है उसमें, कास्ट करने से कोई रोकेगा नहीं आपको, बट देयर इज नो सेंस टू इट। रीजन आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर के समझा देंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो ये तो बात समझ में आ गई ना कि ये जो एक्स्ट्रा मेथड्स हैं ये किस क्लास के अंदर से आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर से आ रहे हैं, ये रूल 1। दूसरा रूल क्या है, अगर आपने किसी क्लास को किसी और क्लास से एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही है। इसी वजह से उस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट क्लास के जो मेथड्स हैं वो सारे भी नजर आएंगे आपको। जैसे पॉइंट के P1 पे ये सारे मेथड आपको नजर आ रहे थे, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्ट क्लास इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सुपर क्लास। Universal superclass, that means if point class do not extends object class, I mean the developer doesn't write this, मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूं point class extends object class, then also point class implicitly extends from the object class। यानी आप अज्यूम करेंगे कि कंपाइलर ने जो कोड जनरेट किया होगा वो कुछ इस तरह करा होगा, extends object। फिर आप चाहे ये लिख रहे हैं every class will extend object class, ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो ही रहा है चाहे आप इसको लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं point 3D extends object class, because point class extends object class, point 3D extends point class, so that's why point 3D extends the object class, क्योंकि इन सब के बीच is a relationship satisfy हो रही है। point is a object, point 3D is a point, so point is also an object, is a relationship। और जहां कंपोजिशन था जैसे कि लाइन में था, तो लाइन में क्या था, हैज अ रिलेशनशिप था, line has a start point and line has a end point। Triangle has 3 lines, वहां has रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा था, और जहां पे इनहेरिटेंस का मामला आता है वहां पे इस रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है, राइट, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्लास इज द यूनिवर्सल सुपर क्लास which is the parent class of all the class that you make, ठीक है, whether you extend it explicitly or not doesn't matters, ठीक है। क्यों ऐसा बनाया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो मेथड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे मेथड्स हैं जो हर क्लास को बाय डिफॉल्ट उनकी जरूरत पड़ेगी। तो जावा डेवलपर्स ने एक अलग से उनकी क्लास बना दी और ये रूल बना दिया कि जो भी क्लास जो सबसे सुपर पेरेंट लेवल पर होगी, जो किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लेगी। पॉइंट 3D तो अगर मैं चाहूं कि लिखूं ऐसा पॉइंट 3D एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट 3D ऑलरेडी एक्सटेंड्स पॉइंट, तो एक से ज्यादा क्लास आप एक्सटेंड नहीं कर सकते टेक्निकली, सिंटैक्टिकल रीजंस की वजह से। लेकिन पॉइंट जो कि एक्सटेंड कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास को पॉइंट 3D भी कर रहा है। समझ में आ रहा है या नींद आ गई, ठीक है ना। C++ में अलाउड था, तो वहां प्रॉब्लम भी थी, वहां प्रॉब्लम को कहते थे डेडली डायमंड ऑफ डेथ, जिसको रिजॉल्व करना पड़ता था आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज करके, है ना। हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को क्लास लेवल से अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी वन क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन अनदर सिंगल क्लास, ठीक है, बट वन क्लास कैन गेट इटसेल्फ, एक तरह से कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेसेस। तो इंटरफेस एक कीवर्ड है जो कि क्लास की तरह ही एक आर्टिफैक्ट है लेकिन उससे काफी अलग हटके है। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए तो इंटरफेस के थ्रू हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है, अभी उसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास लेवल पॉलीमॉर्फिज्म ये C++ अलाउ करता है, जावा अलाउ नहीं करता। यानी सिंपल सा मतलब इसका ये हुआ, अ सिंगल क्लास कैन नॉट एक्सटेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोर देन वन क्लास, ठीक है, ठीक है ना। करके देख लेना, जैसे लाइन है, लाइन यहाँ में मैं लिख दूं एक्सटेंड्स पॉइंट, हालांकि कोई मतलब नहीं बनता, ये तो कंपोज करेगा, लेकिन लिखने को तो मैं लिख ही सकता हूँ, P कैपिटल होगा, है ना, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर नहीं आएगी मेरे पास। अगर कॉमा दे करके मैं कहूँ ऑल्सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम से ट्रायंगल, अब एरर आनी शुरू हो गई, कंपैरिजन एरर। क्या बोल रहा है आप देखिए, एरर क्या बोल रहा है आपको, सिंटेक्स एरर
मतलब सिंपल देने लगा ये ट्राई एंगल की स्पेलिंग शायद मिस्टेक है ना, इसलिए अब देखते हैं शायद एरर कुछ चेंज हो। एरर अभी भी कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। बहरहाल एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं पॉइंट क्लास के पास। तो इस ऑब्जेक्ट क्लास में, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ये जावा कम्युनिटी ने कोड करके दिया है, ये क्लास आपने तो बनाई नहीं है। आप बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। सिस्टम इज द नेम ऑफ अ क्लास, ठीक है, वो भी आपने नहीं बनाया है, ठीक है, जावा ने बना के दिया है। स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ अ क्लास, जावा के डेवलपर्स ने बना के आपको दे रखा है, राइट। इनके कोड में अगर आप जाके देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, उस पर क्लिक करिए। पहली बार जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल के नहीं आएगा, वो आपको बोलेगा कि कोड को आपको एसोसिएट करना पड़ेगा एक तरह से। अगर किसी का लैपटॉप हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो उसमें बेसिकली आपको कोड को, या लैब में दिखा दूंगा एक बार, ठीक है, कोड को एसोसिएट करना पड़ेगा सोर्स कोड्स के साथ। जब एक बार आपने एसोसिएट कर दिया तब आप जितने भी जावा के फंक्शन सारे क्लासेस हैं, वो सारे के सारे आप ओपन करके देख सकते हैं, स्टडी करने के लिए चाहे अगर तो, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुली दे आर रिटन, ठीक है। तो इसमें देखिए फंक्शन है टू स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक टू स्ट्रिंग फंक्शन है, करेक्ट। इस फंक्शन का पर्पस ये है कि ये जिस भी तरह का ऑब्जेक्ट हो उसका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको दे, ठीक है, एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको प्रिंट करके दे। इस पर्पस से टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाया गया और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डाला गया, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है तो हम पॉइंट क्लास को कह रहे हैं कि दिस क्लास ऑटोमेटिकली एक्सटेंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास, तो इसका मतलब टू स्ट्रिंग फंक्शन इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। अगर टू स्ट्रिंग फंक्शन इसके अंदर मौजूद है तो हम इस फंक्शन को ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी जा रहे हैं इसको ओवरराइड करने। हम यहाँ लिखेंगे टू स्ट्रिंग, देखिए जैसे ही मैंने ऐसा करा अपने आप एक स्केलेटन बन करके आ गया, है ना। यहाँ पे एक एनोटेशन है, एनोटेशन है ऐड के सिंबल के साथ जो आप देख रहे हैं ना, उसका मतलब होता है ये एनोटेशन है। एनोटेशन का मतलब ये होता है दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस, ठीक है। यूजर भी देख करके उससे कुछ समझ सकता है, और जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो फ्रेमवर्क्स इससे कुछ इंटरप्रेट करके उनको कुछ करना होता है तो वो कुछ कुछ कर सकते हैं उसको, ठीक है। फ्रेमवर्क की डिटेल आप आगे फ्यूचर में जब एडवांस जावा पढ़ेंगे तब आप समझेंगे उसको क्या होता है, ठीक है। तो ये ओवरराइड का मतलब क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट basic function of the point class, but rather it's not original function of the point class, but rather it has been overridden. That means it has been actually defined in the object class, और आप यहाँ उसकी definition को change कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है यहाँ से डबल कोट के अंदर से, ये पूरी यहाँ से लेकर के डबल कोट के अंदर तक की, यहाँ तक की पूरी चीज, ये देखिए यही चीज आप प्रिंट कर रहे थे ना, इसको उठा के मैं कंट्रोल सी कर करके इसको मैं यहाँ रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ, दिस, हाँ एक यहाँ पे लगाना होगा ना, ठीक है, सही है। ये फंक्शन अब मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, फाइन, ठीक है। अब ये टू स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी आपको बताया कि टू स्ट्रिंग फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास में जो डिफाइन हुआ था इस पर्पज से हुआ था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वो रिटर्न कर सके। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट अगर बनेगा पॉइंट क्लास का, तो पॉइंट क्लास का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारे हिसाब से
एक ब्रैकेट बनाए, ओपन करे ब्रैकेट, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्रिंट करे, कॉमा लगाए, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्रिंट करे, ब्रैकेट क्लोज करे। ये हमारा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट का। यानी अगर पॉइंट अगर 2 5 है तो ब्रैकेट में 2,5 प्रिंट कर दे। ये पॉइंट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, जो अलग से आप मेथड लिखते थे अलग अलग नाम से, कहीं प्रिंट कोऑर्डिनेट लिखते थे, कहीं प्रिंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन लिखते थे, कहीं प्रिंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल लिखते थे, अलग अलग मेथड करते थे। अब एक नाम हो गया टू स्ट्रिंग, राइट। अब हम जाते हैं टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए मैं ये सारे कोड को एक बार कमेंट में कर देता हूं, ताकि इस कोड से आपका ध्यान हट जाए। आप सिर्फ एक पॉइंट का एक लाइन देख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा कोड जो कमेंट में है उसको छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P1 डिफरेंस वेरिएबल के साथ, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम करें P1 डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसको अगर हम कॉल करें तो क्या रिटर्न करेगा, ब्रैकेट में एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू, उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन यानी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। चाहे तो हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर डाल दें, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न कर रहा है, उसको हम प्रिंट एलेंट के अंदर डाल रहे हैं, जो प्रिंट एलेंट खुद भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है और उसको कंसोल में प्रिंट कर देता है, राइट। इसको चला के एक बार देख लेते हैं। 59 प्रिंट हो गया। इनफैक्ट आपको ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें यहाँ पे सिर्फ P1 पास कर दें, सेम आउटपुट। इसका मतलब प्रिंट एलेंट फंक्शन जो है वो देखेगा कि अगर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे खुद ब खुद टू स्ट्रिंग फंक्शन लगा देगा, फाइन। और जब टू स्ट्रिंग फंक्शन लगाएगा तो वो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, एक्चुअली डायनेमिक मेथड डिस्पैच होकर के उस टू स्ट्रिंग फंक्शन पे जाएगा और उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर देगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा समझना। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ P1 लिखूं या P1 डॉट टू स्ट्रिंग लिखूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो प्रिंट एलेंट फंक्शन है ये क्या लेता है, ये तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू लेता है ना। इसका जो पैरामीटर है, आप देखो यहाँ पे, देखो क्या ले रहा है, ये स्ट्रिंग एक्स ले रहा है ना, एक वेरिएबल एक्स ले रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप में है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्स को स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं ले रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, ये समझ रहा है कि भाई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट पे अगर टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइंड है, तो क्या करेगा, वो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो आप सिर्फ P1 अगर पास करेंगे तो आप अज्यूम करें कि वो ऑटोमेटिकली P1 पे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लेगा। टू स्ट्रिंग मेथड एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है, जिसको प्रिंटर प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो आपका काम और छोटा हो गया, आपको सिर्फ P1 पास करना है, यानी ऑब्जेक्ट को पास करना है, और उस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है वो ओवररिडन टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर डिफाइंड है, यानी पॉइंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर हमने वो ओवरराइड करके डिफाइन कर रखा है, क्लियर है। तो आपने जैसे इसको रन किया, उसने क्या करा, 59 प्रिंट कर दिया। ये 59 कहां से आ रहा है, पॉइंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड से आ रहा है। अगर मान लो ये टू स्ट्रिंग मेथड नहीं होता तो क्या होता, तो भी इस पॉइंट क्लास के अंदर जो ये कह रही है टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी मौजूद है। कहां से मौजूद है, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होकर मौजूद है, ठीक है। तब हम देखो, हमने यहाँ का टू स्ट्रिंग हटाया है, क्लाइंट कोड जो टेस्ट पॉइंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। दोबारा से हम रन करें इसको, देखें क्या आउटपुट मिलता है हमको। देखो क्या दिखा, ये ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग अब कंट्रोल ले रहा है, यानी रन कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग। मैंने कहा ना, दो कुर्सी हो, एक करीब हो एक दूर हो, आपसे मांगा जाए तो आप करीब वाली देंगे, लेकिन करीब वाली हो ही नहीं, तब क्या करेंगे, दूर वाली पे जाएंगे। अब टू स्ट्रिंग मेथड
पॉइंट क्लास के अंदर डिफाइंड ही नहीं है, तब क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड यानी ऑब्जेक्ट क्लास का था उसको उठाएंगे, उस पर कॉल भेजेंगे, और उसने क्या कर दिया, ये कर दिया, उसने क्या करा, पॉइंट क्लास का एक हैश कोड है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, नॉट एक्चुअली एड्रेस बट अ सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस, उस हैश कोड को उठाया, उसके पहले ऐड लगाया, बताया क्लास का नाम क्या है और पैकेज का नाम क्या है, यानी आर्टिफैक्ट पैकेट के अंदर पॉइंट क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का एक हैश कोड रिप्रेजेंटेशन यानी जो एड्रेस है वो इस टाइप का है, ठीक है। यानी इसका मतलब अगर दो पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट हो, जैसे हमने कहा कि पॉइंट p2 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 5,9, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, p1 प्रिंट करा, p2 प्रिंट करा, पॉइंट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है, कंट्रोल जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड पर। देखिए दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट है, हैश कोड डिफरेंट है, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकेशंस इन द मेमोरी, तो जाहिर सी बात है उनके हैश कोड भी डिफरेंट होंगे, जो उसके एड्रेस का एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मैं एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जावा आपको किसी भी तरह से सी या C++ के पॉइंटर वाले कंसेप्ट को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो उसकी वैल्यू को भी तो करप्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं किसी नई वैल्यू से, तो जो जिस प्रोग्राम का वो वेरिएबल होगा वो प्रोग्राम मल फंक्शन करने लगेगा, है ना, फाइन। ये चीज जावा आपको अलाउ नहीं कर रहा है, मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस आपको अलाउ नहीं कर रहा है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल है, उस रेफरेंस वेरिएबल को आप यूज करेंगे किसी और तरह की मेमोरी। अब अगर मान लो मुझे ये एड्रेस पता चल जाए, जैसे सी में पता होता है हमें पॉइंटर के थ्रू, तो हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जा सकते हैं ना, प्लस 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 करके जितनी भी मेमोरी लोकेशन में जा सकते हैं, मतलब बियॉन्ड द एक अरे है, अरे के 100 एलिमेंट है, पहले का एड्रेस का एलिमेंट में पता है, लेकिन हम जा तो सकते हैं 100 के आगे भी ना, तो वो हो सकता है वो लोकेशन किसी और को अलोकेट हो सकता है ना भी अलोकेट हो, लेकिन अगर अलोकेटेड है उसमें हमने कोई वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, देन प्रॉब्लम है ना, फिर आप इंटरफेयर कर रहे हैं किसी और प्रोग्राम के साथ, तो दैट इज नॉट अलाउड इन जावा। जावा को बोलते हैं ना इट्स अ सिक्योर्ड लैंग्वेज, सिक्योर्ड, एक सिक्योरिटी का रीजन ये है, ठीक है, फाइन, तो यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट से लाइन के अंदर। लाइन में क्या करा है हमने, आप स्टार्ट पॉइंट को प्रिंट कर रहे हैं और एंड पॉइंट को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। इसकी जगह हम यहाँ पे अब टू स्ट्रिंग मेथड एक और डिफाइन कर देते हैं लाइन के लिए, ठीक है। देखिए इतना लिख करके आप कंट्रोल स्पेस करेंगे, ये अपने आप दिखाने लगेगा टू स्ट्रिंग, इंटर करिए, उसने ओवरराइड करके जनरेट कर दिया, ठीक है। इस चीज को मैं उठा करके कमेंट आउट कर दे रहा हूं, ब्लॉक कमेंट में ऐड कर दिया, ये मेथड हमको नहीं चाहिए, हम सेम टू स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, फाइन। इसके अंदर क्या रिटर्न करें हम बताइए, स्टार्ट पॉइंट डॉट, ये ऑटोमेटिकली तो रिटर्न करेगा नहीं, यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट लेने का अंदर नहीं, तो टू स्ट्रिंग, ठीक है, फाइन, प्लस ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है एंड पॉइंट डॉट टू स्ट्रिंग। इतने लंबे कोड से आप इतने छोटे कोड पे आ गए, फाइन। अब आप जाइए, ये क्लियर है ना, बढ़ू आगे, टेस्ट पॉइंट क्लास पे आ जाइए। टेस्ट पॉइंट क्लास पे आपने ये दो पॉइंट बना रखे हैं ऑलरेडी, अब लाइन का हम एक
ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लाइन L1 इज इक्वल टू न्यू लाइन और इसे पास कर देते हैं P1 कॉमा P2, करेक्ट? ठीक है। अब आप करिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें क्या पास करें बताओ? L1, दैट्स इट। ठीक है, इन दोनों को हम फिलहाल कमेंट कर दे रहे हैं जो दोनों पॉइंट्स को प्रिंट कर रहा था ऊपर। फाइन, देखो अभी क्या हुआ, इसको L1 को इसने आर्टिफैक्ट पॉइंट क्या सेव नहीं हुआ है क्या? हमने एक काम भी तो किया है। जा रहा ऑब्जेक्ट पे जा रहा है ना, तो उसने क्या करा है? आप देखो, ध्यान से देखो क्या करा है उसने, एक बार देखना जरूरी है। उसने दोनों पॉइंट के एड्रेसेस को प्रिंट कर दिया है। इससे पहले पहले वाले पॉइंट के, इसके पहले बाद में दूसरे वाले पॉइंट के, क्योंकि पॉइंट में जो ट्विस्टिंग मेथड था वो हमने कमेंट कर रखा है, तो जा रहा है ऊपर ही। हाँ, तो ऑब्जेक्ट वाले पे जा रहा है, तो अब उसको हम हटा देते हैं एक बार। सोर्स में रिमूव ब्लॉक कमेंट, ठीक है। अब पॉइंट का ट्विस्टिंग है, पॉइंट के ट्विस्टिंग पे लाइन का ट्विस्टिंग डिपेंड कर रहा है। फाइन, अब लाइन के ट्विस्टिंग पे जाकर के हम ये पॉइंट टेस्ट पॉइंट में जाकर के रन करते हैं इसको, तो लाइन का ट्विस्टिंग रन होना चाहिए यहाँ पर आपका। देखिए अब क्लियर है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ? ट्रायंगल के पास। ट्रायंगल के पास तो बहुत ही खतरनाक सा कॉम्प्लेक्स सा कोड है, उसको देख करके आदमी जो नया डेवलपर हो ऐसे भी डर जाए, है ना, कि क्या इतना सारा खतरनाक सा काम कर रखा है ना। अब इसको हम करेंगे कमिट में। क्या लिखे? टू स्ट्रिंग इंटर कर दें, आ गया। अब इस पे क्या करें? सेम कंडीशन लगाएंगे हम। इसके तीनों वेरिएबल क्या थे? L1 L2 L3 लाइन के, है ना। L1 डॉट टू स्ट्रिंग प्लस L2 डॉट टू स्ट्रिंग प्लस L3 डॉट टू स्ट्रिंग। कितना सिंपल सा कोड हो गया आपका, हो गया ना। अब पढ़ने वाले को भी समझ में आ रहा है कि अगर आप ट्रायंगल की को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, है ना, तो उसको पहले आप लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्दर फिर लाइन में जाएगा तो समझ जाएगा कि लाइन से आप पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोड को समझना भी आसान हो रहा है। ठीक है, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा आ गया क्या? ठीक है, अब ये एक लाइन बन गई, राइट? आपने यहाँ पे 2-3 लाइन बना रखी है मेरे ख्याल से। लेट मी कॉपी दिस कोड। पूरा ही कमेंट आउट करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको। अभी तक ये वाला कोड था, इसको मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ। और यहाँ से इसको अनकमेंट कर दे रहे हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, है। P3 एक पॉइंट हुआ, P4 दूसरा पॉइंट हो गया। P1 कौन सा है? P1 ही बना दे रहे हैं हम। ठीक है,
P1, P3 and P4. नाम थोड़ा ठीक देते हैं, P1, P2, P3 देते हैं, ठीक है। अब हटाओ इसको, पूरा आगे अपने से लिख देते हैं। अब लाइन L1 इक्वल टू न्यू लाइन P1 P2, ठीक है। P1 P2 ये हम ट्रायंगल की लाइन बना रहे हैं, ठीक है। लाइन L2 इक्वल टू न्यू लाइन P2 कॉमा P3, ठीक है। P1 P2 अगले लाइन का स्टार्ट पॉइंट हो गया P3, फिर P1 एंड P3 हो जाएगा, राइट। तभी तो ट्रायंगल बनेगा। लाइन L3 इक्वल टू न्यू लाइन P1 कॉमा P3, ये पूरा हमारा बन गया, ठीक है। नाउ ट्रायंगल T1 इक्वल टू न्यू, क्या स्पेलिंग गलत है? ओके, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब सिंपली हम करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें डाल दें T1। देखो भाई, कोड क्लियर है। 3 पॉइंट बनाया, इन्हीं तीनों पॉइंट को यूज करके 3 लाइन बनाई, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल के 3 लाइन का वही 3 पॉइंट होगा, ठीक है, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। फिर उससे एक तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी उसके स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली जाके प्रिंट होगा पॉइंट वाले रिप्रेजेंटेशन में। देखिए क्या कर रहा है, पहला पॉइंट 5923 पहले लाइन का, 59 और 23 पहले लाइन का, दूसरी लाइन का 2358, तीसरी लाइन का 5958, ठीक है। इसको आप चाहे तो फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल क्लास के अंदर जो ट्रू स्ट्रिंग है ना, मतलब जैसे L1 को आप लगा दें ब्रैकेट के अंदर इसकी इक्वल टू दिखा करके कि L1 का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चेंज करना चाहें, हाँ, ऐसे कर सकते हैं। डबल कोट में डाल दीजिए प्लस लाइन 1, और सिंपली मैं ऐसे कर रहा हूँ लाइन 1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, डबल कोट में लाइन 2 इज इक्वल टू दिस फाइन, प्लस डबल कोट में लाइन 3 इक्वल टू दिस, ठीक है। अब बस सिंपली जो कोऑर्डिनेट प्रिंट कर रहा है उसको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के फॉर्म में प्रिंट कर देगा और कुछ भी नहीं होगा। आप इसको रन करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, यानी लाइन 1 का स्टार्ट कोऑर्डिनेट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट प्रिंट कर रहा है, फिर लाइन 2 का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट कर रहा है, लाइन 3 का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट प्रिंट कर रहा है, ठीक है।